नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा रिव्यू नंबर 3। तो दोस्तों, आज हम लोगों को रिव्यू करना है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए, आप लोगों को पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड माना जाता है कोल्ड वॉर एरा में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह भी वर्ल्ड में आई या बहुत सारे ऐसे ईयर्स भी आए जब ये दो सुपर पावर आपस में कन्फ्रंट की। द टू सुपर पावर वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950 to 53, बर्लिन 1958 to 62, the Congo during the early 1960s and in several other places। ये जो मैंने जगह के नाम लिए, कोरिया, बर्लिन, कोंगोज, इन जगहों पर अमेरिका और सोवियत यूनियन की आर्मी ने एक्टिव वॉर लड़े इन जगहों को एक्वायर करने के लिए। अब ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोरिया का एग्जांपल देता हूं। एक वक्त ऐसा था कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, मतलब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ तब तक पूरे के पूरे कोरियन पेनिसुला पर जापान का कब्जा था। जापान ये वर्ल्ड वॉर हारा। एक तरफ से यूएसएसआर आया और एक तरफ से अमेरिका गई कोरियन पेनिसुला पर कब्जा करने के लिए। सोवियत यूनियन ने कब्जा किया किसके ऊपर? सोवियत यूनियन ने कब्जा किया नॉर्थ कोरिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया वाले इलाके पर, और अमेरिका ने कब्जा किया साउथ कोरिया वाले इलाके पर। फिर इनके बीच वॉर चला। ठीक उसी तरह इन्होंने बर्लिन में, जर्मनी जब हिटलर हारा तो जितनी भी जीतने वाली पावर थी उन सब ने जर्मनी को आपस में बांट लिया, और वहां पर भी सोवियत यूनियन और आपका अमेरिका ने बर्लिन वॉल खड़ा करवा दिया था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में बांटकर। तो इनके बीच आपका कई सारे ऐसी जगह थी जहां पर एक्टिव वॉर हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। Crisis deepened as neither of the parties involved was willing to back down. When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits. ठीक है, वॉर हो मगर कोई लिमिट क्रॉस ना हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला तो था नहीं, शान के खिलाफ था। हाँ ठीक है, वॉर हो मगर एक सर्टेन लिमिट्स तक हो। A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. In some cases, huge military buildups were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. कई बार कई सारे ऐसे इलाके रहे लाइक वियतनाम, अफगानिस्तान, जहां पर लाखों की लोगों में, लाखों की संख्या में आर्मी मरी। अमेरिका की लाखों आर्मी वियतनाम में शहीद हो गई, कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान में इन दोनों ने अपनी आर्मीज को खोया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ जब ऐसा लगा कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, मगर ये जो भी लड़ाइयाँ हुई लिमिटेशन में हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन तक रहीं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व नहीं किया और किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया। और भी कई सारे इनके डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन फेल हुए, एक दूसरे को इन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, मगर कभी भी एक्टिव वॉर नहीं हुआ। मतलब आप एक्टिव वॉर का मतलब आई मीन किसी तरह का वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। Sometimes country outside the two bloc, for example, the non-aligned countries played a role in reducing Cold War conflict and averting some grave crisis. एक तीसरा फैक्शन भी उभर कर आया था पूरे वर्ल्ड में, जो कि नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उन्होंने कोशिश किया कि ये दोनों मुल्क के बीच की जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी तरह सॉल्व नहीं, कम से कम थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी नफरतें ये एक दूसरे के बीच कम करें। क्योंकि सबको पता था कि अगर इन दोनों के बीच में जो भी राइवलरीज है उसको कम नहीं किया गया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इसका खामियाजा भुगतेगा। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि नैम का लीडर माना जाता था, वन ऑफ द की लीडर्स, इन्होंने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया था जब कोरिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन की आर्मी आमने सामने खड़ी थी। तो इन दोनों लोगों के बीच में मेडिएशन करवाने में जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है।
ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्गो में क्राइसिस हुई थी, उस वक्त के जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी एक बहुत ही मैंडेटरी रोल, एक बहुत ही की रोल प्ले किया था ताकि इन दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्गो में जो भी मुद्दा है वो सॉल्व हो सके। By and large, it was a realization on superpowers' part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affair। देखिए, ओवरऑल बस यही था कि ये दोनों मुल्क रियलाइज़ कर ले कि पावर का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे को ये ख़त्म कर सकते हैं। पावर का मतलब ये होता है कि पावर अगर इनके पास गए तो इनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के टुवर्ड। As a Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraint was increasingly evident। मतलब ये जो लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट क्या होता है कि अपने आप को रोक कर रखें, क्योंकि इन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। तो जैसे कोल्ड वॉर एक एरेना से दूसरे एरेना पहुंचा, लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट और एविडेंट होता गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कोल्ड वॉर ने इन दोनों अलायंसेस के बीच में, चाहे वेस्टर्न अलायंस हो और ईस्टर्न अलायंस हो, उनके बीच में किसी भी तरह की राइवलरीज को एलिमिनेट नहीं किया। म्यूचुअल सस्पिशन लेड देम टू आर्म देमसेल्फ टू द टीथ एंड टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर द वॉर। ये लगातार आर्म्स बनाते रहते, वॉर के लिए प्रिपेयर रहते, and huge stocks of arms were considered necessary to prevent war from taking place। और पता है ये दोनों के दोनों अलायंस इतनी हथियार बनाते क्यों थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, ताकि इन दोनों को पता चलता रहे कि अच्छा उसके पास इतना हथियार है, यार वॉर नहीं करेंगे, हमारे पास भी तो हथियार है, हम भी वॉर नहीं करेंगे। मतलब ये हथियार, ये दोनों अलायंस एक दूसरे से हथियार के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इनको डर लगता था कि अगर सोवियत यूनियन को डर लगे अगर अमेरिका से कम हथियार हुआ तो अमेरिका अटैक कर देगा, अमेरिका को डर लगे अगर सोवियत यूनियन से कम हथियार होगा तो सोवियत यूनियन अटैक कर देगा। इसीलिए ये भर भर कर हथियार बनाते थे, क्योंकि इनको ये चीज़ लगती थी कि इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेन वॉर हो सकता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक ने भी एक दूसरे के हथियारों की कैलकुलेशन को मिसकैलकुलेट कर दिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अगर मान लीजिए, सवाल ये उठता था कि अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर चला दिया या किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war? या मान लीजिए कि अगर, जैसा कि मैंने पहला सवाल किया, इन दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर चला दिया, या मान लीजिए कि किसी एक सोल्जर ने शैतानी में आकर, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने सामने वाले कंट्री के सोल्जर के ऊपर गोली चला दी और कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा। हाउ वुड यू द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड नॉट एन एक्ट ऑफ सैबोटाज बाय द एनिमी, और दैट अ मिसाइल हैड नॉट लैंडेड फ्रॉम द अदर साइड। मान लीजिए कि सोवियत यूनियन के ऊपर कोई न्यूक्लियर गिरा, तो सोवियत यूनियन क्या ये बात को मानने के लिए तैयार होगा कि अमेरिका ने जानबूझकर ये न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया है। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, नॉट एन एक्ट ऑफ सैबोटाज बाय द एनिमी। कैसे मानेगा, क्या ये मानने को तैयार हो जाएगा। तो कई सारे ऐसे सवाल निकल कर आए उस दौरान। In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि भैया ठीक है, हमारे बीच जो भी कोल्ड वॉर चल रहा है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, वो तो चलती रहेगी, मगर एक काम करते हैं, सबसे पहले बैठकर कोलैबोरेट कर डिसाइड करते हैं कि कुछ न्यूक्लियर वेपन एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। A stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control। हम एक स्टेबल बैलेंस रखेंगे वेपन्स का, जिसको हम आर्म्स कंट्रोल कहेंगे। Starting in the 1960s, the two sides signed 3 significant agreement within a decade। और 1960 के डेकेड के दौरान इन लोगों ने 3 तरह का सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन किया। वो क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। Thereafter, the superpower held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arm. इसके बाद इन लोगों ने बैक टू बैक कई सारी ट्रीटीज साइन की ताकि एक स्टेबल नंबर ऑफ वेपन्स रखा जा सके और आर्म्स कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल नहीं हुआ तो भविष्य में मिसअंडरस्टैंडिंग में भी एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो उम्मीद है रिव्यू जो मैंने किया है पार्ट 3 वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। किसी भी तरह का डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।